हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। ये आप जो पुस्तक जिसको देख रहे हैं, इसको आप हमारी वेबसाइट पर 1 से लेकर 6 अंकों को हमारी वेबसाइट पर आप टाइप करके ऑटो चेकिंग की फैसिलिटी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं बता देना करना क्या है आपको। आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर जाते हैं। यहाँ आपको प्राइस में देख सकते हैं। प्राइस में कई सारे प्लान यहाँ अवेलेबल हैं। मैंने समझ सकते हैं इतने अधिक प्लान आपको कहीं इतने सस्ते रेट में मिलते होंगे। आप देख सकते हैं इसमें स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है, जिसमें रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश के कंटेंट रहते हैं। जॉब्स या स्टेनो से रिलेटेड जो भी जॉब होती हैं वो आपको यहाँ दी जाती हैं। आप देख सकते हैं कैलाश चंद्रा और डॉक्टर जी डी बिस्ट और साथ ही मानक आशुलिपि पत्रिका जो भी प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं, ऋषि प्रणाली, सिंह प्रणाली, इन सभी पुस्तकों के आधार पर आपको यहाँ प्लान दिए गए हैं। आनंद पत्रिका में आप देख सकते हैं 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड पर 1 से लेकर 6 तक की यहाँ पत्रिकाएं समाहित हैं। इसमें आपको 699 में 1 मंथ के यूज़ करने के लिए मिल रहा है 102x2 204 एक्सरसाइज आपको यहाँ मिलती हैं। नियमित गतिवर्धक अभ्यास 80 से 120 शब्द प्रति मिनट की गति पर मिलता है आपको 1 माह के लिए। स्वतः मूल्यांकन सुविधा मिलती है। सभी अभ्यास में प्रतिदिन आपको लिखित परीक्षा संबंधी सामग्री जिसमें रहता है आपका इंग्लिश का कंटेंट रहता है, जीके जीएस का रहता है, 1 लाइनर क्वेश्चन टाइप का रहता है। इसके लिए करना आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन पे जाना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं आपका आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका 1 से 6 आपका ये दिया हुआ है। आप इस पत्रिका को रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ नाम, नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करेंगे। साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद में आपने स्क्रीनशॉट हमें शेयर करना है कि सर ये मैंने इस नाम से एक आईडी क्रिएट करी है आज, और आप यहाँ पर जो प्राइस के साथ में जो अमाउंट दिया है, जिस नंबर यहाँ हमारा गूगल पे, फ़ोन पे, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, इस नंबर पर या फिर यहाँ कॉन्टैक्ट में हमारे नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर जाकर आप हमें किसी भी नंबर पर अपनी डिटेल भेज दीजिए। आपका आईडी एक्टिवेट कर दी जाती है। और मैं एक और कहना चाहूँगा, काफ़ी स्टूडेंट ऐसा करते हैं जब शुरुआत में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक नहीं 2-2 4-4 रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो उनसे कहूँगा कि एक ही रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास करें और एक करने के बाद में हमें बता दें, या फिर अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप हमें बता दीजिए सर इस प्लान को लेना है मुझे और ये मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है। चलिए आज की डिक्टेशन की ओर आते हैं। रेडी? अध्यक्ष महोदय, भारत के लोग एक बहुत बड़े काम में लगे हुए हैं। इस देश की विशालता, विविधता तथा विकास के अनेक स्तरों के कारण एक छोटा सा कार्यक्रम भी बहुत बड़ा रूप ले लेता है। आप जानते हैं कि स्वयं आपके राज्य में कितनी विविधता है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें आप आंध्र प्रदेश की ही विशिष्ट समस्याएं मानते हैं, लेकिन हर एक राज्य की अपनी समस्याएं होती हैं, मुश्किलें होती हैं, और किसी भी राज्य को वास्तविक रूप से विकसित राज्य नहीं कहा जा सकता। विकसित और पिछड़ा शब्द सापेक्ष में होते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी और पिछड़ापन है। जब तक हम इस दुश्मन को नहीं पछाड़ लेते, हमारा देश यथार्थ रूप से सबल नहीं बन सकता। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों का होना बहुत ज़रूरी है जिससे गरीबी कम हो और विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच विषमता दूर हो। भूमि सुधार किसी भी देश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम इसे बड़ा क्रांतिकारी उपाय मानते हैं, लेकिन जो देश पूंजीवादी विचारों एवं पद्धतियों को अपनाए हुए हैं, उन्हें भी भूमि सुधारों को प्राथमिकता देनी पड़ी है। उदाहरण के लिए, जब जापान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी शासन के अधीन आया तो अमेरिकियों ने भूमि सुधार लागू करने का पहला काम किया, और वे सुधार हमारे यहाँ की अपेक्षा कहीं आगे बढ़कर थे।
उनका यह अनुभव था कि उन सुधारों को लागू करने के बाद जापान के किसानों की उत्पादन क्षमता बहुत बढ़ गई। जब भूमि की उत्पादकता और उसमें किसान की दिलचस्पी तथा निजी भागीदारी कहीं ज़्यादा हो गई। ईरान एक और देश है जिसे किसी भी प्रकार से समाजवादी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वहाँ भी शाह को भूमि सुधार लागू करने पर विवश होना पड़ा। यह उन सभी देशों के मामले में सच है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वे कोई भी पद्धति क्यों न अपनाएं। कांग्रेस तो स्वाधीनता से पहले ही भूमि सुधारों के प्रति वचनबद्ध थी, लेकिन कुछ कारणवश यह कार्यक्रम लागू नहीं हो पाया और मेरी समझ से हमने इस कार्यक्रम को लागू करने में स्थिरता दिखाई। इसलिए हमें हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्र को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। हमारे यहाँ लोकतंत्री व्यवस्था है और मैं कहूँ तो हमारे यहाँ लोकतंत्र का जो स्वरूप है वह विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रपरक है और कहीं भी सरकार विपक्ष की राय जानने, उससे बातचीत करने और अपने साथ अधिक से अधिक व्यक्तियों तथा दलों को लेकर चलने का इतना ज़्यादा प्रयास नहीं करती। संसद और अन्य राज्य विधानमंडलों में हमारा जितना बहुमत है उसे देखते हुए हम विवश नहीं हैं कि ऐसा करें, लेकिन भारत में बहुत तथा हमारे प्रति लोगों के विश्वास के बावजूद हमने यह परंपरा जारी की है कि जितना अधिक संभव हो अन्य पार्टियों को साथ लेकर चला जाए। निसंदेह यह विपक्ष हमसे अपनी नीतियों को छोड़ देने को कहे तो हम वैसा नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, इस सीमा में रहते हुए हम उनसे हमेशा मिलते हैं, बातचीत करते हैं तथा यथासंभव अधिक से अधिक सद्भावपूर्ण वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद हम देखते हैं कि अखबारों में हमारे विरुद्ध यह आरोप लगाते हुए खबरें आदि छपती हैं कि हम निरंकुश हैं, तानाशाह हैं आदि। ये आरोप सच्चाई से इतनी दूर हैं कि उनसे हमें कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जो चीज़ मुझे परेशान करती है वह यह है कि जब लोग इस बारे में सच्चाई की इतनी ज़्यादा उपेक्षा करते हैं तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि वे अन्य मामलों में सही मूल्यांकन हमें दे सकते हैं। जो अधिकांश समाचार पत्र या कुछ राजनीतिक दल इन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनका पिछले तमाम वर्षों में भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का क्या आकलन रहा है। हम कह नहीं सकते कि उनका आकलन एक बार भी कभी ठीक रहा हो, क्योंकि उनकी सोच हमेशा ही शासकों के प्रति ऐसी रही है, बल्कि इसलिए भी कि वे अपने विचारों और पूर्वाग्रहों के दायरे में ऐसे बंध गए हैं कि वे अपने रंगीन चश्मे उतारकर चीज़ों को सही रूप में देख ही नहीं पाते।
मुख्यमंत्री जी ने अभी अभी शिमला समझौते सम्मेलन और वहाँ हुए समझौते की चर्चा की। स्वाभाविक है कि जब सरकार कोई निर्णय करती है या किसी विशेष नीति पर चलती है तो इसलिए कि सरकार सोच विचार के बाद आश्वस्त होती है कि वह नीति देश के हित में है। अगर हमें यह ना लगता कि उस समझौते से देश के लिए कुछ भलाई नहीं होने वाली है तो हम उसे न करते। अपने आप में वह समझौता एक शुरुआत से ज़्यादा कुछ नहीं है। भारत की समग्रता से समस्या इतनी विकराल है कि हम जो भी करें, जो भी कदम उठाएं, वह आरंभ ही हो सकता है। समझौते का आकलन करते हुए हमें देखना होगा कि हम भविष्य में क्या चाहते हैं, टकराव की नीति या शांति की, क्योंकि भारत की नीति हमेशा ही शांति की नीति रही है। हमने किसी और देश के खिलाफ आक्रामक कार्यवाही नहीं की है और जब पाकिस्तान ने हम पर हमला किया तो भी मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि हम पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन भी नहीं हथियाना चाहते। हमारे पास अपनी ही यथेष्ट जमीन है, हमारी अपनी ही जनसंख्या काफ़ी है, हमारी अपनी ही पर्याप्त समस्याएं हैं। हमारी इच्छा यह नहीं कि हम औरों की ज़मीन हड़पें, औरों को कब्जे में लें या और समस्याओं से उलझें। हमारा विश्वास विभाजन में नहीं था। जब कांग्रेस ने उसे एक अनिवार्य बुराई मानकर स्वीकार किया था तब भी हमने बहुत स्पष्ट रूप में कहा था कि उससे हमारी समस्याएं सुलझेंगी नहीं। हमने कहा था कि कोई भी राष्ट्र केवल किसी धर्म के आधार पर जीवित या एक नहीं बना रह सकता। इतिहास में इसकी सच्चाई को साबित कर दिया है। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी करना चाहते हैं उस प्लान के अंतर्गत, जिन्होंने प्लान लिया हुआ है वो जाकर इसको कर सकते हैं।